नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अभी क्या है कि अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाला है जेईई का, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे राजभाषा की, जिसको कि हम लोग जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको राजभाषा। इसको बोलते हैं राजभाषा। तो सबसे पहले हम लोग को जो है एक टर्म को समझना पड़ेगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर राजभाषा और राष्ट्रभाषा भाषा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं राजभाषा, ठीक है, राजभाषा। और इधर हम लोग देखते हैं राष्ट्रभाषा। तो इसमें छोटा सा अंतर हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग को जो है राजभाषा समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो राजभाषा क्या होता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये जनरली क्या होता है कि ऑफिस में जो काम होता है, जो भी काम होगा मेरा, वो सारा ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा, यानी कि राजभाषा में होगा। तो राजभाषा क्या है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि ऑफिस में जनरली यूज होता है। ठीक है, ऑफिस का जो भी काम काज है उसमें यूज होगा। तो और राष्ट्रभाषा क्या है, ये जनता की भाषा है, ठीक है, जन जन की भाषा है। मैक्सिमम लोग जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनता की भाषा, जो कि मैक्सिमम जो है परसेंटेज पॉपुलेशन का है वो राष्ट्रभाषा में बात करेगा। ठीक, और राजभाषा क्या है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि ऑफिस में जितना भी काम काज होगा वो राजभाषा में होगा। अब एक राजभाषा में क्या है कि अलग अलग स्टेट में चूँकि अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ का ऑफिस, स्टेट का ऑफिस अलग होता है। तो ये राजभाषा अलग अलग ऑफिस में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रभाषा क्या है, एक पूरे देश की भाषा होती है। ठीक है, जिससे हम लोग देश को पहचाने जाते हैं। देश देश का एक अपना अलग कल्चर होता है। तो उसी तरह से जैसे हम लोग अगर हम बात करेंगे, तो जैसे हम लोग की हिंदी जो है, हिंदी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, राजभाषा बाद में बनाया गया, लेकिन अभी जो है बात करेंगे यूनियन की, तब हम बात करेंगे कि राजभाषा हिंदी है कि नहीं। अभी हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रभाषा मेरा क्या है, हिंदी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको समझ चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि दूसरा इसमें और क्या इसका अंतर है। ठीक है, तो अभी क्या है, जो राजभाषा था, राजभाषा वो संविधानिक भाषा भाषा है। ठीक है, तो संविधानिक भाषा भाषा का मतलब क्या हुआ कि उसका चर्चा, जो राजभाषा का चर्चा है, वो संविधान में क्या हुआ है। तो संविधान के आप लोग जानते होंगे कि संविधान का जो है यहाँ पर जो है आपको टोटल 22 पार्ट मिलेंगे, 22 भाग मिलेंगे। उसमें से भाग 17, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 17 में जो है राजभाषा का जिक्र किया गया है। ठीक है, राजभाषा जो भाग 17। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसके अनुच्छेद देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है अनुच्छेद की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद अनुच्छेद ये 343 से लेकर के, यानी कि 343 से लेकर के 351 तक। ठीक है, तो इसका जो आर्टिकल है वो 343 से लेकर के 351 तक, इस आर्टिकल के बीच में ऑफिशियल लैंग्वेज का बात किया गया है। और भाग 17, तो ये दो चीज़ हम लोग अभी समझ लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका आगे का और इसका जो है कैसे कैसे विकास हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो राजभाषा है, वो सबसे पहले क्या हुआ, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तो ये डिसाइड किया गया है कि प्रत्येक 5 साल और प्रत्येक 10 साल पर एक कमीशन का गठन किया जाएगा। उस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर एक कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि उसके रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा कि सही है कि नहीं है, और उसके आधार पे कोई भी कानून या जो एक्ट है वो पारित करेगा। तो हुआ क्या है कि 1900, अभी आप लोग सब जानते होंगे कि हमारा जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये सबको पता है। तो अब क्या हुआ कि इसके 5 साल बाद और 10 साल के बाद हम जो है कमीशन बनाना था। तो क्या हुआ कि इसके 5 साल के बाद एक कमीशन बनाया गया। तो 5 साल कब होगा, इसके 5 साल कब होगा, 1955 में। ठीक है, 1955 में एक कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन का नाम दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ठीक है, इसका नाम दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। और इसका जो अध्यक्ष, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया, वो बनाया गया बाल गंगाधर खेर को। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बीजी खेर, तो ये याद रखिएगा।
तो 1955 में एक कमीशन बनाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जिसका चेयरमैन किसको बनाया गया? बीजी खेर को। अब बीजी खेर साहब के चेयरमैनशिप में जो कमीशन बना वो 1 साल बाद अपना रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, तो ये जो है रिपोर्ट जारी किया 1956 में। ठीक है, 55 में ये जो है बना कमीशन, 1956 में एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर, ये रिपोर्ट किसको जारी किया? ये जो रिपोर्ट किसके सामने सौंपे हैं? ये प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे उस समय में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसको सौंपे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब रिपोर्ट सौंपने के बाद ये रिपोर्ट आया पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। संसद में एक कमेटी का गठन किया गया है। इसको जो है देखते रहिएगा, ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमेटी बनाया गया, ठीक है, 1956 में, जिसका अध्यक्ष जो है, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये अध्यक्ष बनाया गया गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक है, ये अध्यक्ष बनाया गया गोविंद बल्लभ पंत को। देखिए याद रखिएगा, कमीशन का अध्यक्ष अलग था, कमेटी का अध्यक्ष अलग था। तो आप जब भी एग्जाम में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, आप क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़िएगा कि कमीशन पूछा जा रहा है कि कमेटी पूछा जा रहा है। कमीशन का अध्यक्ष बीजी खेर थे, जबकि कमेटी का अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे। तो 1956 में रिपोर्ट जारी किया गया। इसके आधार पर एक कमेटी बनाया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसका अध्यक्ष बनाया गया गोविंद बल्लभ पंत को। ये कमेटी कब बना? ये कमेटी 1 साल बाद बना, यानी 56 के बाद कब हो जाएगा? 1957 में। ठीक है, 1957 में जो है ये कमेटी बनाया गया। अब इस कमेटी के आधार पे पार्लियामेंट में एक जो है एक्ट लाया गया। ठीक है, एक जो है, आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई भी कानून जब पास होता है, तो जब पास हो जाएगा तो उसको लॉ बोला जाएगा पार्लियामेंट से, और जैसे ही उस पर राष्ट्रपति महोदय का साइन हो जाता है उसको एक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो 1957 में ये कमेटी बनाया गया। तो उसी कमेटी के आधार पे 1963 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1963 में, अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो एग्जैक्ट डेट भी आप लोग याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट डेट जो इस कमेटी का था वो था 10 मई 1963। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो इसको हम लोग एग्जैक्ट डेट लिख देते हैं यहाँ पर, 10/5/1963। यहाँ पर 1963 में एक एक्ट लाया गया, उसका नाम दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 19 कब लाया गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1963 में ये एक्ट लाया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी देखिए 1963 में लाया गया, अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक जो मेरा कमेटी बनाया, तो 1963 तक चूँकि अभी ये नया एक्ट लाया गया, तो अभी तक तो हम लोग का जो यहाँ पर देखें कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1963 में पास हुआ। अब 1965 तक क्या हुआ कि एक 1960 में एक कमेटी बनना था, लेकिन कमीशन बना नहीं। तो उसी के आधार पर जो है 1965 तक जो है, जो भारत का जो संविधान है उसमें इंग्लिश पहले यूज होता था। तो जो यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज था, यानी कि हमारा संघ का, भारत सरकार का, तो 1965 तक, ठीक है, 1965, तो 1965 तक जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग का क्या था? इंग्लिश था। तो इसको याद रखिएगा, 1965 तक इंग्लिश ही था। उसके बाद क्या हुआ कि 1965 के बाद जब 1963 में एक कानून लाया गया, तो 1963 के बाद ये डिसाइड किया गया कि हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो जो भी काम होगा वो दोनों में होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकता है, लेकिन मेनली जो है पार्लियामेंट का जो भी काम होगा वो हिंदी में होगा, लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश में जो है उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा तो उसका जो भी बिजनेस है वो सब भी कुछ क्या होगा? आपका इंग्लिश में होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ? 1963 के बाद एक 1967, ठीक है, याद रखेंगे, 1967 में 1963 के एक्ट को जो है अमेंड किया गया, यानी कि संशोधित किया गया। तो हम लोग को जो है इसको याद रखेंगे, 1967 में ये संशोधन किया गया और
जो है ये बात बताया गया कि जो इंग्लिश तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ सर्टेन केस में इंग्लिश को जो है कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। अभी तक कंपलसरी नहीं था, लेकिन इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया, जैसे कि आपका जो भी पार्लियामेंट का जो भी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या फिर उसका कुछ भी नोटिफिकेशन निकल रहा है, तो वो आपका हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश में भी निकलेगा। तो ये हो गया 1967 में इसको जो है अमेंड किया गया, संशोधित किया गया। तो इसको याद रखिएगा कि 1963 को 1967 में संशोधन किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संविधान में जो है कहीं भी इस बात का जो है चर्चा नहीं है कि जो भी स्टेट है उसका क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी है वो स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया है, यानी कि जो भी राज्य का जो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर है किसी भी राज्य का, तो वो उस पर छोड़ दिया कि आपको जो भी लैंग्वेज रखना है आप एक से अधिक रख सकते हैं अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर आप हिंदी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो इसी आधार पे, इसी प्रोविज़न पे जो है, अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अभी क्या है कि जो भी स्टेट है उसमें क्या किया गया कि कुछ स्टेट जो है अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज इसी आधार पर जारी कर दिया, ठीक है। तो उसमें से कि कुछ स्टेट का हम लोग को याद रखना है कि किसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग को आप याद रखेंगे जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या किया, ये तेलुगु रखा अपना, ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये तेलुगु रखा। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे केरला का, तो केरला का जो है आपका हो गया मलयालम, ठीक है, मलयालम। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल का हो गया WB का हो गया बंगाली, बंगाली, ठीक। इसके साथ साथ आगे अगर हम देखेंगे वेस्ट बंगाल के बाद तो उड़िया एक है आपका उड़ीसा, तो उड़िया लैंग्वेज जो है उड़ीसा का है, तो इसको भी याद रखेंगे। उड़ीसा का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उड़िया, ठीक है। इसके साथ साथ असम, ठीक है, असम का जो है असमीज, तो इसको याद रखिएगा, ये है आपका असमीज। तो ये कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चुना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो नदर्न स्टेट है, जैसे कि इसमें अगर हम बात करेंगे नदर्न स्टेट में 9 नदर्न स्टेट, जो कि आपका हो गया एक हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपका हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, यूके लिख देते हैं शॉर्ट में उत्तराखंड। उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश MP। उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़, CH लिख देते हैं छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है, झारखंड, JH, ठीक है, झारखंड। उसके बाद हरियाणा, HR लिख देते हैं। उसके साथ साथ आपका राजस्थान। तो ये इतना स्टेट जो है 9 स्टेट टोटल हो गया। 9 स्टेट क्या डिसाइड किया कि जो हिंदी है उसको अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, UP, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान। तो इन्होंने क्या किया, अपना हिंदी को क्या बनाया अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसको याद रखिएगा। उसके साथ साथ अब गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात जो है गुजराती के साथ साथ, ठीक है, गुजराती प्लस ये जो है आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी को जो है अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। देखिए अभी हम लोग जो है जैसे जैसे लैंग्वेज का विकास हुआ जिस आधार पे उसी आधार पे देख रहे हैं, ठीक है। अब पहले ही ये चीज़ बताया जा चुका है कि कोई भी स्टेट जो है एक से अधिक ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकता है, ठीक है, अपना ऑफिशियल लैंग्वेज उसको बना सकता है, ठीक है। तो जैसे कि बिहार में जो है दूसरा जो है वो उर्दू है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे गोवा, तो गोवा क्या किया, जो गोवा है ये गोवा क्या किया, पहले तो इसका मराठी है, ठीक है, मराठी इसका ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, मराठी के साथ साथ सॉरी कोंकणी है, इसका पहला जो है कोंकणी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये जो है पहला आपका कोंकणी है, लेकिन कोंकणी के साथ साथ ये मराठी को भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, ठीक है, जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो है अपना ऑफिशियल लैंग्वेज ये उर्दू को बनाया, ठीक है, कश्मीरी को नहीं बनाया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ नदर्न स्टेट है जो आपका सॉरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि अगर हम बात करेंगे मेघालय, ठीक है, मेघालय, इसको पूरा लिख देते हैं
मेघालय, ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये हो गया आपका नागालैंड, नागालैंड। इन्होंने क्या किया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड क्या किया, इंग्लिश को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, ठीक है। तो ये इंग्लिश को बनाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। तो ये जो है स्टेट पे छोड़ दिया था कि जिसको आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं। उसके साथ साथ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर आपको मान लीजिए जैसे बताया गया कि अगर भारत सरकार को अगर किसी स्टेट से कम्युनिकेशन करना होगा तो वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप दो स्टेट के बीच अगर कम्युनिकेशन करना है तो वो आप हिंदी में करिए या फिर इंग्लिश में करिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अपना म्यूचुअल कम्युनिकेशन है सबका, ठीक। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ पर जो है कुछ जो जुडिशरी का लैंग्वेज है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि चूँकि हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो किसका क्या लैंग्वेज होना चाहिए वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो पार्लियामेंट में ये प्रोविज़न किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसका जो भी लैंग्वेज होगा, ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग का लैंग्वेज होगा, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी, ठीक है, हाई कोर्ट भी, इसका जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, ठीक है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। इसका जो भी रिपोर्ट बनेगा, जो भी जजमेंट होगा, जो जजमेंट का रिपोर्ट बनेगा वो सारा का सारा इंग्लिश में होगा। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में बाद में जो है गवर्नर को जो है अधिकार दिया गया कि उस स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट से, प्रेसिडेंट के परमिशन से किसी भी स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसको ऑथराइज कर सकता है उसका अपना ऑफिशियल लैंग्वेज में जो है जो भी प्रोसीडिंग है उसमें करने का। लेकिन इसका जो जजमेंट होगा, ठीक है, जजमेंट होगा, उसका जो रिपोर्ट आएगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब समझिए जैसे मैं पटना हाई कोर्ट है तो पटना हाई कोर्ट का जो भी प्रोसीडिंग होगा वो गवर्नर जो है पटना हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट के परमिशन पर जो है उसको ऑथराइज कर सकता है कि आप जो है हिंदी में आप जो भी प्रोसीडिंग है उसको चालू कर सकते हैं। आप देखें भी होंगे काफ़ी ज़्यादा वीडियो जिसमें जज साहब जो है हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो अपना फैसला सुनाते हैं तो उसको इंग्लिश में लिखा जाता है और वो इंग्लिश में ही जारी होता है। तो जो जजमेंट होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो ये कुछ जो है प्रोविज़न बनाया गया। फिर इसके बाद में प्रोविज़न बनाया गया कि आप जो है जो भी प्रोसीडिंग होगा उसका आप लोग जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के अलावे जो जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेशन भी उसका कर सकते हैं। तो ये सब जो है प्रायर परमिशन पे होता है। उसी के आधार पे जो भी सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग समझ ही लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी काम होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, और आपका स्टेट का जो है उसका जो भी प्रोसीडिंग होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज में हो सकता है लेकिन जजमेंट इंग्लिश में आएगा, और बाद में जो है फिर से एक जुड़ा गया उसको जो है आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो ये प्रोविज़न है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है हिंदी लैंग्वेज कैसे कैसे आगे बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारे जो संविधान है उसमें जो है चूँकि टोटल जो है 12 अनुसूची है, उस 12 अनुसूची में से 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल में, ठीक है, अनुसूची को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। तो 8 शेड्यूल में 22 भाषा का जिक्र किया गया है, और इसी 22 भाषा जो भी मेरा काम होगा ऑफिशियल लैंग्वेज में जो है इसी ऑफिशियल लैंग्वेज आपका जो है इसमें शामिल किया गया है, और इसी आधार पे जो भी काम होगा वो आपका ऑफिस का काम होगा। इसके अलावे जो है आपका कोई भी जैसे एग्ज़ाम होता है या कुछ भी होता है तो ये पूरा 8 शेड्यूल में ही जो है रखा गया है। और अभी हम लोग देखेंगे कि 8 शेड्यूल में कौन कौन सा लैंग्वेज है। तो सब शुरू में जब इनिशियल में क्या हुआ कि इनिशियल में टोटल 14 जो है भाषा को ही 8वीं अनुसूची में डाला गया था, ठीक है। तो 14 भाषा में जो है इनिशियल में 14 था। तो अब हम लोग देखते हैं कि टोटल 22 कौन है और 14 जो है कौन कौन सा बाद में ऐड किया गया उसको भी हम लोग देखेंगे। तो टोटल हमारे पास जो है 22 भाषा है,
ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। अब इस 22 भाषा में कौन कौन सा भाषा है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो है 22 भाषा में आप याद रखेंगे असमीज, ठीक है, जो असमीज है, असमीज पहला हो गया। दूसरा याद रखेंगे बंगाली, बंगाली। तीसरा आप याद रखेंगे बोडो, ठीक है, बोडो। आगे बढ़ते हैं, 3 हो गया। उसके बाद चौथा में याद रखेंगे डोगरी, ठीक है, डोगरी। पांचवा हो गया आपका गुजराती, पांचवा हो गया आपका गुजराती, ठीक है, गुजराती। छठा हिंदी, सातवां कन्नड़। उसके बाद आपका आठवां हो गया काश्मीरी, काश्मीरी, ठीक। काश्मीरी के बाद हम लोग याद रखेंगे कोनकी, ठीक है, तो ये हो गया कोंकणी, ठीक है, कोंकणी। उसके बाद मैथिली, मैथिली। उसके बाद आपका हो गया मलयालम, मलयालम। आगे बढ़ते हैं हम लोग मणिपुरी, मणिपुरी। उसके बाद हो गया मराठी, मराठी के बाद हो गया नेपाली, नेपाली, नेपाली। उसके बाद आपका नेपाली याद रखिएगा कि नेपाली एक ऐसा भाषा है जो कि फॉरेन लैंग्वेज है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद हो गया ओडिया, पंजाबी, पंजाबी। आगे बढ़ते हैं संस्कृत, संस्कृत। संस्कृत के बाद संथाली, संथाली। संथाली के बाद सिंधी, ठीक है, सिंधी। सिंधी के बाद तमिल, तमिल के बाद तेलुगु, तेलुगु। और लास्ट में है उर्दू, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लैंग्वेज हम लोग जो है 22 भाषा देख लिए हैं यहाँ पर। तो इसको याद रखिएगा, पहला हो गया असमी, दूसरा बंगाली, तीसरा बोडो, चौथा डोगरी, पांचवा गुजराती, ठीक है, छठा हिंदी, सातवां कन्नड़, आठवां कश्मीरी, नौवां कोंकणी, 10वां मैथिली, 11 मलयालम, मणिपुरी, 12 मराठी, 13 नेपाली, 14 उड़िया, 15 पंजाबी, 16 संस्कृत, 17 संथाली, 18 सिंधी, 19 तमिल, 20 तेलुगु, 21 एंड उर्दू 22। तो ये कुछ लैंग्वेज है जो कि आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि चूँकि हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि जो इनिशियल पीरियड में ओरिजिनली सिर्फ 14 भाषा था जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और बाद में जो है फिर और ऐड किया गया आपका 8 भाषा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि 8 कौन कौन सा भाषा है जो कि बाद में ऐड किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कब ऐड किया गया और कौन कौन सा भाषा ऐड किया गया। तो सबसे पहले जो है एक संविधान में संशोधन किया गया था आपका 1967 में एक संविधान में संशोधन करके एक भाषा ऐड किया गया। वो संविधान संशोधन था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग CAA लिख देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 21st अमेंडमेंट एक्ट में, और ये कब लाया गया, ये 1967 में लाया गया। अब इसमें क्या किया गया कि एक भाषा को जोड़ा गया, और वो कौन सा भाषा था, वो था सिंधी, ठीक है। एक भाषा जोड़ा, अब हो गया 15 भाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 में लाया गया, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में एक संशोधन आया 71st, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ये कब आया, ये आया 1992 में, ठीक है। और 1992 में आया, और इसमें जो है 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा 3 भाषा, कोंकणी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी
मणिपुरी और उसके बाद आपका कोंकणी हो गया, और मणिपुरी हो गया और नेपाली जोड़ा गया, तो इसको याद रखिएगा नेपाली। तो ये 3 भाषा को कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को कब जोड़ा गया? ये 1992 में कौन सा संविधान संशोधन? 71st, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 3 भाषा और जोड़ा गया, तो टोटल जो है 4 भाषा अभी ऐड हो चुका है। ठीक, उसके बाद जो है लास्ट अमेंडमेंट में 4 भाषा जोड़ा गया, जो कि आया था 2003 में आया था। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 92nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो CA लिख देते हैं हम लोग, इसको याद रखिएगा। ये कब आया था? ये 2003 में आया था, और इसमें जो है 4 भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, BDMS, बी मतलब बोडो, ठीक है, बोडो, डी मतलब डोगरी, ठीक है, डोगरी। उसके बाद ये हो गया डोगरी। उसके बाद BDMS, एम से याद रखेंगे मैथिली, एम से याद रखेंगे मैथिली, ठीक है। और लास्ट में जो भाषा है वो है संथाली, BDMS। तो ये 4 भाषा 2003 में जोड़ा गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट से, और टोटल जो है अभी 22 भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये जो है आपका 22 भाषा में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आप लोग जो है एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 1976 में, ठीक है, 1976 में एक रूल पास किया गया जिसका नाम दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कब पास किया गया? 1976 में। और इस लैंग्वेज में जो 1976 में लैंग्वेज पास किया गया, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। और उस अमेंडमेंट वो जो है अमेंडमेंट कब किया गया? तो अमेंडमेंट आप याद रखिएगा, जो संशोधन है वो कब किया गया? ठीक है, अमेंडेड इन 1987। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कब पास किया गया? 1976 में, और उसमें संशोधन कब किया गया? 1987 में। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो संविधान संशोधन जब संविधान का जो आर्टिकल है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 2 आर्टिकल हम लोग देखे हैं, एक आपका 2 आर्टिकल सबसे पहले देखेंगे, एक 343 एंड 344। तो ये 2 आर्टिकल ऐसा है जिसमें कि जो यूनियन है, यानी कि जो भारत संघ है हमारा, ठीक है, भारत सरकार है, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा वो इस दोनों आर्टिकल में है। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन का है आपका पहला, तो बोला गया कि इसमें 343 में ये बोला गया कि जो भारत संघ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? 343 में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो जो यूनियन है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज किस में है? 343 में। और 344 में क्या है? जो भी कमीशन है या कमिटी है पार्लियामेंट का, वो ऑफिशियल लैंग्वेज में जो भी कमीशन बनेगा या कमिटी बनेगा वो किसके आधार पे बनेगा? किस आर्टिकल के आधार पे? इस आर्टिकल के आधार पे, ठीक है। तो इस 344 में कमीशन और कमिटी का बात किया गया है, और 343 में उसका लैंग्वेज का बात किया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक याद रखेंगे 345, ठीक है। ये आर्टिकल याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो राज्य होगा, राज्य का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट, किसी भी राज्य का राजभाषा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो राज्य का राजभाषा किस में है? 345 में, ठीक है। तो यही जो है आपको कुछ आर्टिकल को याद रखना है, इसमें 2-3 आर्टिकल आप याद रखिए, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है आपका 343, 344, 345 ही पूछने का, ठीक है। ज़्यादा याद मत रखिए, 351 तक है टोटल, लेकिन आपको जो है यही 2-3 आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं और कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं।
तो अभी हम लोग देखे थे कि 1976 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज रूल आया था, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि 1976 में क्या आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास किया गया, ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास किया गया। अब इस रूल के आधार पर पूरे भारत को जो है 3 रीजन में बांटा गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 3 रीजन में बांटा गया और उस 3 रीजन का नाम दिया गया A, B एंड C, ठीक है। 3 रीजन में बांटा गया। अब ए रीजन में जो है टोटल 9 स्टेट को रखा गया और उसके साथ साथ आपका जो है 2 यूटी को, एक दिल्ली है, ठीक है, एनसीटी दिल्ली एक रखा गया और एक और यूटी आपको रखा गया अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये जो है याद रखेंगे 9 स्टेट और 2 यूटी। तो इसमें जो है टोटल 9 स्टेट में कौन कौन सा स्टेट है ए रीजन में, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में चलिए, शॉर्ट में लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश, पहला स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश। दूसरा हो गया उत्तराखंड। तीसरा हो गया बिहार, ठीक है। चौथा हो गया आपका झारखंड। पांचवा हो गया आपका हरियाणा, 4 लिख देते हैं यहाँ पे। छठा हो गया हिमाचल प्रदेश, HP। 6 हो गया हिमाचल प्रदेश। 7वां हो गया MP। 8वां हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। और 9वां हो गया राजस्थान। तो ये आपका रीजन ए में आता है। और यूटी की अगर हम बात करें तो एक हो गया आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली NCT। और दूसरा हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक है। तो इसको जो है याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये सारे अभी किस में है, ए ग्रुप में है, ठीक है, ए रीजन में है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं कि बी में कौन कौन सा है, ठीक है। बी रीजन में कौन कौन सा स्टेट आता है। तो बी रीजन में जो है एक आपका याद रखेंगे महाराष्ट्र, ठीक है, MH याद रख। दूसरा आपका हो गया गुजरात, ठीक है, गुजरात। और तीसरा हो गया आपका पंजाब, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये हो गया पंजाब। और इसमें जो है यूटी याद रखेंगे तो एक हो गया आपका चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। इसके साथ साथ यूटी में और याद रखेंगे दमन एंड द्वीप और दादर नागर हवेली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली। तो इसको याद रखिएगा, नागर एंड हवेली। तो ये हो गया मेरा रीजन बी में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रीजन सी में कौन कौन सा आता है। तो सी में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेट है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और एग्जाम में जो है इस तरह से पूछा जाता है कि कोई भी आपको स्टेट दे देगा, ऑप्शन में बोलेगा कि इसमें से कौन सा जो है ए रीजन में है, कौन सा बी रीजन में है। तो इस तरह का जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब सी रीजन की अगर हम बात करें तो पहला हो गया आपका कर्नाटक, ठीक है, KT लिख देते हैं शॉर्ट में। आप लोग शॉर्ट में जो है समझ जाइएगा। तमिलनाडु, दूसरा हो गया तमिलनाडु। तीसरा हो गया केरल, ठीक है। चौथा हो गया आंध्र प्रदेश, AP लिख देते हैं शॉर्ट में, आंध्र प्रदेश यहाँ पर जो है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो तेलंगाना, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं तेलंगाना। उसके साथ साथ आप नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया उड़ीसा, ठीक। उसके बाद बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ साथ आप याद रखेंगे गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये यूटी में आ गया अभी, ठीक है। तो इसको चलिए अभी इसको जो है हटा ही देते हैं, इसको यूटी में रखेंगे, ठीक। उसके बाद आपका जो है जम्मू कश्मीर तो यूटी में आ गया। उसके साथ साथ आपका आ गया असम, असम के साथ साथ आ गया नागालैंड, नागालैंड के साथ साथ आपका आ गया मेघालय, ठीक है, MG लिख देते हैं चलिए, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, ARP लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश। उसके साथ साथ आपका हो गया सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। सिक्किम के बाद अगर हम बात करेंगे तो त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद बात करेंगे मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और मिजोरम के बाद बात करेंगे तो मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। तो ये इतने सारे स्टेट जो है सी रीजन में आते हैं। और इसके साथ साथ हम यूटी की बात करें तो एक तो हो गया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, 2 यूटी याद रखिए अभी। उसके साथ साथ पौंडीचेरी और लक्षद्वीप। तो ये जो है जितना भी हम बताएं ये रीजन सी में आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। अब इसी आधार पे कोई भी आपको जो है कोई भी स्टेट दे देगा, तमिलनाडु बोलेगा तमिलनाडु किस रीजन में आता है, अंडमान निकोबार किस रीजन में आता है। तो आप लोग जो है यहाँ से जो है नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज
तो ऑफिशियल लैंग्वेज पे अगर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज पे अगर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर देना होगा तो वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, उसका ये काम है इस पे जो है कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन देना। तो गृह मंत्रालय का काम है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से जो भी डिसीजन, तो ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी देखिए, अभी हम लोग जो है इससे पहले देखे थे कि कुछ कमेटी जो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी कमेटी है वो बनाया जाएगा, तो उस कमेटी का अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें तो अध्यक्ष का नाम हम लोग दे ही दिए थे, लेकिन इसमें एक और है, अगर इस कमेटी में अगर कोई हिंदी समिति बनाया गया, अगर हिंदी से रिलेटेड सेंट्रल कमेटी बनाया गया, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो भी सेंट्रल हिंदी समिति है, ठीक है, हिंदी समिति या कमेटी बोलिए, जो भी बोलिए, तो जो भी हिंदी सेंट्रल हिंदी कमेटी है, इसका जो चेयरमैन होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है, चेयरमैन, अध्यक्ष, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हिंदी समिति है, सेंट्रल हिंदी समिति का, उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर यहीं पर आपको मिनिस्ट्री पूछा जाए कि सेंट्रल हिंदी समिति किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि होम मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, लेकिन इसका चेयरमैन किसको बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया जाएगा, तो जो कमेटी है, ठीक है, कमेटी है, उसमें जो मेंबर होगा, इस कमेटी का मेंबर, टोटल मेंबर होगा 30, इसको आप याद रखेंगे। और इस 30 में से जो है, जो 20 मेंबर होगा ये होगा लोकसभा से, ठीक है, और 10 मेंबर होता है ये राज्यसभा से होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यसभा से कितने मेंबर, लोकसभा से कितने मेंबर, तो 10 मेंबर जो है वो राज्यसभा से और 20 मेंबर लोकसभा से होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करिएगा हमको, फिर जो भी डाउट होगा हम लोग कमेंट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।